जिनके ऑर्डर्ड बेसिस क्या है, बीटा और गामा। फॉर एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी मैपिंग फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, द मैपिंग टी ट्रांसपोज डब्ल्यू स्टार टू वी स्टार, यानी कि ये दोनों ही मेरे डुअल स्पेसेस हैं, डिफाइंड बाय टी ट्रांसपोज जी इज इक्वल्स टू जी टी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू डब्ल्यू स्टार। जी जो एलिमेंट है वो मेरा डब्ल्यू स्टार इस डुअल स्पेस से आ रहा है, डोमेन से ही आएगा ना। इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद द प्रॉपर्टी दैट टी ट्रांसपोज with respect to ordered basis gamma star to beta star is equals to t। ये t जो है हमारा कोऑर्डिनेट वेक्टर ही लिख रहे हैं, जैसे मैंने कोऑर्डिनेट वेक्टर बताया था, x बीटा बताया था ना, विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा। अब दो बेसिस के रिस्पेक्ट में लिखा जा रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले एक बार प्रूफ की आउटलाइन देखो कि इसमें है क्या। v और w हमारे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। v की जो डायमेंशन है वो n ले लेते हैं, w की जो डायमेंशन है वो m ले लेते हैं, क्योंकि दोनों ही फाइनाइट डायमेंशनल है। इसके अकॉर्डिंगली बीटा क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर्ड बेसिस है विद रिस्पेक्ट टू दिस वेक्टर स्पेस v, इसको कुछ भी ले लेते हैं, v1 v2 सो ऑन टिल vn। इसी तरीके से गामा ऑर्डर्ड बेसिस ले लेंगे w के लिए, उसको मैं ले लेती हूँ w1 w2 सो ऑन टिल wm, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है वो m है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी इन द ऑर्डर्ड बेसिस बीटा एंड गामा, दिस इज टी बीटा गामा। ये क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी इन द ऑर्डर्ड बेसिस बीटा एंड गामा, उसकी नोटेशन ये है। इसमें क्या होगा, अल्फा 1 1 अल्फा 1 2 सो ऑन टिल अल्फा 1 n, अल्फा 2 1 अल्फा 2 2 सो ऑन टिल अल्फा 2 n, अल्फा n1 अल्फा n2 सो ऑन टिल, यहाँ पे m आएगा, अल्फा m1 अल्फा m2 अल्फा mn। इस तरीके से ये एक m क्रॉस n मैट्रिक्स टाइप का हमारा आने वाला है, ठीक है। बाकी आगे मैं एग्जांपल्स भी डिस्कस करूंगी, तब समझ आएगा कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखी जाती है, क्योंकि ये भी फोर्थ सेम का ही टॉपिक है। इसके नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा कि कैसे लिखना है। यानी कि मुझे शो करना है टी ट्रांसपोज W star to V star is a linear transformation with the property that gamma star to beta star is equals to matrix representation of T in the ordered basis beta and gamma, इसका ट्रांसपोज, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इस W स्टार से एक एलिमेंट उठाती हूँ, G उठा लिया, कोडोमेन से भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, वो V ले लिया। अब मैपिंग कैसे डिफाइन की हुई है इन्होंने, टी ट्रांसपोज जी इज इक्वल्स टू जी टी, सो टी ट्रांसपोज जी वी, इस पे मैंने एक एलिमेंट अप्लाई कर रही हूँ, जी टी आना चाहिए था, सो जी टी वी, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। इसका रीजन क्या है, क्योंकि टी ट्रांसपोज जी इज इक्वल्स टू जी टी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू डब्ल्यू स्टार, इस तरीके से ये हमें गिवन है, डिफाइन करके दे रखा है। अब सबसे पहले मैं ये शो करूंगी कि जो टी ट्रांसपोज जी है ये बिलोंग कर रहा है वी स्टार को। मैंने क्या किया, एक एलिमेंट मैंने डोमेन से उठाया है, मुझे दिखाना है सबसे पहले कि जो
टी ट्रांसपोज मैपिंग अप्लाई करने पर जो ये एलिमेंट है, जो भी ये एलिमेंट बनेगा, यानी कि इमेज जो है वी स्टार को बिलोंग करेगी, ये सबसे पहले मुझे शो करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, मुझे पता है वी स्टार में क्या होता है, डुअल स्पेस है, तो सारे के सारे सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स हैं, तो लीनियर फंक्शनली हम शो करेंगे सबसे पहले टी ट्रांसपोज को। ये बात क्लियर हुई? क्लियर है सबको? ठीक, बाकी सब भी एक बार बताते जाओ साथ साथ। क्लियर है? क्लियर है दी। ठीक है, और बाकी इशिता और जीविका और क्लियर है, क्लियर। ठीक है, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स कॉमा एक्स डैश बिलोंग्स टू वी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम इसे शो करने वाले हैं, सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लीनियर फंक्शनल, डुअल स्पेस में तो लीनियर फंक्शनल होते हैं ना। सो टी ट्रांसपोज जी अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स डैश। अब ये डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा, जी टी अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स डैश बिकॉज बाय 1। और टी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बात मुझे दे रखी है थ्योरम में, टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लिखा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जी अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी एक्स डैश। ठीक है, यहाँ से अब क्या करते हैं, ओपन करके लिख देते हैं, जी अल्फा टी एक्स प्लस जी बीटा टी एक्स डैश, ये मैंने ओपन करके लिख दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि टी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो स्केलर बाहर आ सकता है, बाहर ले आओ, अल्फा जी टी एक्स, ये बन गया, प्लस यहाँ पे भी बीटा हमारा स्केलर है, ये ब्रैकेट ऐसे आना था, बीटा बाहर आया, जी टी एक्स डैश। अब फिर से ये वाली डेफिनेशन अप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, अल्फा टी ट्रांसपोज जी एक्स, उसके साथ बस एक एलिमेंट ले आए हम एक्स, और कुछ नहीं कर रहे, वो एक्स हमारा वी से आ रहा है, वेक्टर स्पेस वी से, प्लस बीटा टी ट्रांसपोज जी एक्स डैश। तो यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमने इसको लीनियर फंक्शनल दिखा दिया है। दिस इम्प्लाइज टी ट्रांसपोज जी इज अ लीनियर फंक्शनल एंड टी ट्रांसपोज जी बिलोंग्स टू वी स्टार। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, लीनियर फंक्शनल क्या होता है, एक सिंपल मैपिंग है वेक्टर स्पेस वी से फील्ड में जा रही है, यानी कि इसकी जो भी इस फंक्शन एफ की जो भी इमेज होगी वो मेरी कोडोमेन को बिलोंग करने वाली है। यहाँ पे कोडोमेन क्या है, वी स्टार ही है, तो मैंने दिखा दिया कि टी ट्रांसपोज जी बिलोंग्स टू वी स्टार। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दस टी ट्रांसपोज मैप्स W star into V star. Now we shall show that the map T transpose from W star to V star is a linear transformation. यही बात मुझे शो करनी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन खुद से करोगे एक बार, बिल्कुल सिमिलर मैनर में जैसे ये लीनियर फंक्शनल शो करा है वैसे ही शो होने वाला है पूरा का पूरा। एक मिनट करते हैं ट्राई। करो ट्राई, मैं बस एक छोटी सी जो लेट करना है वो लिख रही हूँ, लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू W स्टार, और शो क्या करना होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन, टी ट्रांसपोज अल्फा एफ प्लस बीटा जी इज इक्वल्स टू अल्फा टी ट्रांसपोज एफ
प्लस बीटा टी ट्रांसपोज जी। सो एक एलिमेंट लोगे वी से, टी ट्रांसपोज अल्फा एफ प्लस बीटा जी वी। अब इसके आगे ट्राई करो, फिर मैं ये करवाती हूँ। अगर किसी को डेफिनेशन याद नहीं है तो ये टी ट्रांसपोज जी इज इक्वल्स टू जी टी, ये हमारी डेफिनेशन है जो गिवन है थ्योरम में। यहाँ पर वी नहीं था, एक्स था, एलिमेंट एक्स लिया ना। हो गया दीदी, ट्राई तो किया है, बस पता नहीं सही से नहीं ठीक है, बाकी सबका हुआ? हो गया दी। ठीक है, मैं करती हूँ, बाकी सब अपना मैच करना, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा एफ प्लस बीटा जी टी एक्स, बिकॉज बाय इक्वेशन 1। अब टी हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इजी हो जाएगा। अल्फा एफ टी एक्स प्लस बीटा जी टी एक्स। अब अल्फा हमारा स्केलर है, बाहर आ सकता है, एफ टी एक्स प्लस बीटा जी टी एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये डेफिनेशन अप्लाई करो यही वाली फिर से, अल्फा टी ट्रांसपोज, म्यूट कर लो, प्लस बीटा टी ट्रांसपोज जी एक्स। ठीक है, एक्स कॉमन लेके लिख दो, अल्फा टी ट्रांसपोज एफ प्लस बीटा टी ट्रांसपोज जी। सो दिस इज, अब x मैंने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था ना, आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए ट्रू है तो सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू होने वाला है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी ट्रांसपोज अल्फा एफ प्लस बीटा जी इज इक्वल्स टू अल्फा टी ट्रांसपोज एफ प्लस बीटा टी ट्रांसपोज जी। सबका ऐसे ही आया है? अरे दीदी सेम ही है। ठीक है, तो टी ट्रांसपोज को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने दिखा दिया। अब नेक्स्ट टारगेट है टी ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैंने बताई थी with respect to gamma star and beta star is equals to T beta gamma ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हम ऑर्डर्ड बेसिस लेट कर लेते हैं, लेट बीटा इज इक्वल्स टू x1 x2 so on till xn and gamma is equals to y1 y2 so on till ym।
जो ऊपर मैंने आउटलाइन में बताया था उससे कंफ्यूज मत होना, वो मैंने बस रैंडमली समझाने के लिए बताया था, ठीक है। ऐसे भी नोटेशंस ही हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं वो तो। दिस बी द ऑर्डर्ड बेसिस of V and W respectively. डुअल बेसिस भी लेट कर लेते हैं, बीटा स्टार और गामा स्टार लेट करने हैं। बीटा स्टार को कह देती हूँ F1 F2 सो ऑन टिल Fn, एंड गामा स्टार उसको हम कह देते हैं G1 G2 सो ऑन टिल Gm. This be the dual basis of V star and W star respectively. अब क्या करती हूँ, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ना, इसको मैं ए लेट कर लेती हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। लेट ए इज इक्वल्स टू टी ट्रांसपोज, सॉरी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा एंड गामा। यानी कि अब मुझे ये बात शो करनी होगी कि जो वो लेफ्ट साइड लिखी हुई है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल है, क्योंकि ब्रैकेट वाली टर्म मैंने ए लेट कर ली, ठीक है। नाउ वी एक्सप्रेस टी ट्रांसपोज जी जे, इसको मैं क्या करूँगी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ the vectors of B star बीटा स्टार, जो डुअल बेसिस लिया है मैंने V स्टार के कॉरेस्पॉन्डिंग, जो अभी पिछली वाली थ्योरम मैंने करवाई थी 2.24, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, वी हैव T ट्रांसपोज जी जे इज जी जे टी, ये तो इसी वाली थ्योरम में डिफाइन किया हुआ है ना, T ट्रांसपोज जी इज इक्वल्स टू जी टी, ये यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, समेशन आई एस इक्वल टू 1 to n जी जे टी एक्स एस एफ एस। अच्छा, रीजन समझ आया, ये वाला कैसे करा, किसी को भी आया, इस स्टेप के बाद ये वाला कैसे लिख पा रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले बताओ जीजे क्या है। हमें इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है। लीनियर कॉम्बिनेशन है, पर जीजे वैसे क्या है, मुझे सिंपल बस बताओ जीजे है क्या, इसमें से आएगा ना गामा स्टार में से, तो जीजे गामा स्टार के डबल बेस है और डबल बेसिस में सिंपल बोलो कि जीजे लीनियर फंक्शनल है, म्यूट कर लो, सिंपल बोलो कि जीजे लीनियर फंक्शनल है ना। जब मेरा एफ आई लीनियर फंक्शनल था तो मैंने थ्योरम में कैसे करा था 2.24 में, एफ इक्वल टू समेशन कैसे करा था, एफ आई एक्स एफ आई करा था क्या, एक सेकेंड, एफ एक्स आई करा था, उससे मैच करता हुआ दिखा रही हूँ कि कैसे है, क्योंकि एफ आई लीनियर फंक्शनल था तो उसको इस तरीके से वो स्पैनिंग वाला करके दिखाया था ना, सिर्फ राइट साइड वाली टर्म को भी देखो सिर्फ, और कुछ मत देखो। तो यहाँ पे भी सेम तरीके से जी जे टी एक्स एस एफ एस इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी आई कॉमा जेथ एंट्री को देखना है, वही हमारे बिल्कुल यूजफुल है, क्योंकि उससे ही हमें ये रिजल्ट आसानी से प्रूव होने वाला है। आई कॉमा जेथ एंट्री ऑफ दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन गामा स्टार बीटा स्टार, दिस इज जी जे टी, इस पे भी मैं एक रैंडम एलिमेंट अप्लाई कर रही हूँ xi,
जी जे टी एक्स आई लिख दिया, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये टी तो हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके से लिख सकती हूँ, के इक्वल टू 1 to m a k i और y के, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है? y के क्या लिए थे मैंने? y के लिए थे मैंने ये गामा वाले, गामा ऑर्डर्ड बेसिस corresponding to the vector space W। सो अब इसमें भी जीजे जब मेरा लीनियर फंक्शनल है तो ये जो स्केलर्स हैं इसको मैं बाहर ला सकती हूँ ना इजीली, समेशन के साथ ही बाहर आएंगे, k इक्वल टू 1 to m a k i जी जे वाई के। अब जी जे वाई के की क्या डेफिनेशन होगी? लीनियर फंक्शनल है, ये एक तरीके से जेथ कोऑर्डिनेट फंक्शन है ना, जैसे एफ आई था तो वो आईएथ कोऑर्डिनेट फंक्शन था, तो ये जी जे है तो जेथ कोऑर्डिनेट फंक्शन है। उसकी डेफिनेशन क्या थी कि क्रोनेकर डेल्टा के इक्वल होता है ना, समेशन k इक्वल टू 1 to m a k i डेल्टा जे के। ठीक है, अब इसको अगर ओपन करते हो ना, मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ कि हमने जी जे वाई के को डेल्टा जे के लिया। अब इसको ओपन करो, जे की वैल्यूज लेते जाना, जे की नहीं के की, सॉरी, यहाँ पे करोगे के इक्वल टू 1 a1i डेल्टा j1 प्लस a2i डेल्टा j2 सो ऑन टिल। इस तरीके से करते जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके पास एक एलिमेंट आएगा ए जे आई डेल्टा जे जे। ये बात क्लियर हो रही है? जैसे पिछले वाले एक थ्योरम में भी करा था, एक ऐसा एलिमेंट हमारे पास आने वाला है, अगर सबस्क्रिप्ट इक्वल हो जाते हैं तो ये वैल्यू हमारी 1 हो जाती है। ठीक है, तो ये जो इसका, इसके बाद हमारा ये आ जाएगा ए जे आई के इक्वल। ठीक है, अब ये जो हमने प्रूव करा है ये किसी भी एक रैंडम आई कॉमा जेथ एंट्री पे ये एलिमेंट अप्लाई करके करा है। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे, अब देखो ट्रांसपोज हो रहा है ना, मुझे यही तो बताना था कि ए ट्रांसपोज के इक्वल है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी मेरा मैट्रिक्स है, अगर उसका जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है तो ट्रांसपोज में n क्रॉस m हो जाता है। ये बात क्लियर है ट्रांसपोज वाली? ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्रांसपोज हो रहा है, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन थी टी ट्रांसपोज विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस गामा स्टार एंड बीटा स्टार इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। ये ए ट्रांसपोज ही तो हो गया, और ए मैंने लेट किया था, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा एंड गामा। तो ये हमने प्रूव कर दिया। प्रूफ क्लियर हुआ? दीदी जी कैपिटल जे आई है, ये उस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स की वो आई जे आई एंट्री है ना? हाँ, ओके ठीक है। बाकियों को क्लियर है? एक बार यस बताओ। दी। और अभी किसने बोला? इशिता। अच्छा, और बाकी जीविका और गुरमीत और पावनी नेहा, क्लियर है सबको? हाँ जी क्लियर है। Okay. अब एक नोट है, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ट्रांसपोज इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ टी। ये तो पता ही है हमें। टी ट्रांसपोज एक यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है,
उसको ये एक अलग यू से रिप्लेस करके लिख रहे हैं और कुछ नहीं है. सच दैट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ यू, टी ट्रांसपोज की जगह बस यू लिख रही हूँ और कुछ नहीं, यहाँ पे यू रिप्लेस करके. गामा स्टार बीटा स्टार इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा गामा ट्रांसपोज. ठीक है, अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसी थ्योरम पे, उससे पूरा क्लियर होगा कि इस थ्योरम को कैसे अप्लाई कर रहे हैं. मैं क्या करती हूँ, डिफाइन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम P1R to R square by T(px) equal to P0, P2 for all Px belongs to P1R. P1R से क्या समझते हैं हम कि इसमें जो है हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगे ax प्लस b टाइप के. अगर PNR होता तो nth डिग्री के पॉलिनोमियल हो जाते. सच दैट a, b belongs to real numbers. Let beta equal to 1, x and gamma equal to 1, 0, 0, 1. मैंने क्या किया है, ये जो बीटा है ये मेरा ऑर्डर्ड बेसिस है P1R के कॉरस्पॉन्डिंग, गामा जो है ऑर्डर्ड बेसिस है R स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग. ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड बेसिस of P1R and R square respectively. अब मेरा टारगेट क्या है, एक मुझे ये फाइंड करना है और एक ये फाइंड करना है. इसको देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे. गामा एंड यानी कि दोनों ही मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव बेसिस गामा स्टार बीटा स्टार. अच्छा, सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे ये जो 1 है, इफ Px इज इक्वल्स टू 1. अब मुझे कैसे पता चला ये Px है, क्योंकि ये P1R से ही हम लेंगे ना. सबसे पहले P1R में क्या कर रहे हैं, T(px) Px ही तो ले रहे हैं. Px जो है पॉलिनोमियल टाइप का एलिमेंट हमारा P1R डोमेन को ही बिलोंग करेगा. तो P1x इस बेसिस से सबसे पहले हम लेते हैं. P1x इज 1. अगर P1x 1 है तो T1 इज इक्वल्स टू P0, P2. दिस इज इक्वल टू 1, 1. ये स्टेप क्लियर है कि कैसे मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइन थी बस उसको अप्लाई कर दिया. क्लियर है ये? जी एक बार रिपीट करना प्लीज. देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइंड है, T(px) इक्वल टू P0, P2. ठीक है, Px जो है डोमेन से आएगा, डोमेन है P1R. P1R क्या है हमारा, लीनियर टाइप का पॉलिनोमियल. ठीक है, और जो P1R का बेसिस है वो क्या है, बीटा ना, 1, x. तो सबसे पहले Px इक्वल टू 1 ही तो इसमें डाला जाएगा. मैं 1, 0 तो इसमें वैसे भी नहीं डाल सकती, ये तो Px है, पॉलिनोमियल टाइप का है. 1, 0 तो ऑर्डर्ड पेयर है, R स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है. तो इसीलिए देखो ना, T विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा, जब विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा सबसे पहले जो उनसा बेसिस हम लिखते हैं ना, उसी का एलिमेंट हम डालेंगे. जैसे अगर मैं ये वाला करूंगी तो मैं गामा स्टार वाला डालूंगी, जो भी हमारा गामा स्टार आगे जाके आएगा. समझ आया, जो सबस्क्रिप्ट में बेसिस लिखा है उसका एलिमेंट डाला जाएगा इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में. क्लियर हुआ अब? ओके. बाकी सब बताओ. क्लियर दी. ठीक है, T1 इज इक्वल्स टू दिस. अब मैं क्या करूंगी, Px इक्वल टू x डालूंगी, क्योंकि इस स्टैंडर्ड बेसिस में अब x है. सो Tx इज इक्वल्स टू P0, P2. उत्सव के अलावा बाकी कोई भी बताओ कि यहाँ क्या आएगा. Px x है, P0 क्या हो जाएगा,
0, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, बस पी एक्स की जगह 0 और 2 ही तो रिप्लेस करना है। क्लियर नहीं हुआ क्या? बोलो, रिस्पॉन्स दिया करो, ऐसे समझ नहीं आता। मैम एक बार दोबारा बता दो। ठीक है, पी एक्स पूरा यहाँ से बताऊं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम ये वाला बीटा से ही क्यों ले रहे हैं? हाँ मैम। देखो, म्यूट कर लो एक बार। यहाँ पे टी, देखो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो भी होगी उसके सबस्क्रिप्ट में जो ऑर्डर्ड बेसिस लिया जाएगा ना, या फिर स्टैंडर्ड बेसिस कह लो, उसी का एलिमेंट सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन में डाला जाएगा। यहाँ पे बीटा है, बीटा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? P1R। P1R का जो एलिमेंट है वो PX टाइप का ही होगा ना, पॉलिनॉमियल टाइप का होगा। ये पॉलिनॉमियल है डिग्री 1 का, ये जो वेक्टर स्पेस है ओवर R। तो इसमें मैंने ये एलिमेंट डाला इस बेसिस से उठा के, क्योंकि ये बेसिस मेरा P1R का था, तो मैंने 1 डाला इसमें। 1 डालोगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में तो T1 इज इक्वल्स टू P0, P2। Px इज 1, अब Px तो 1 ही है, चाहे वो P0 वैल्यू लो या P2 लो, x को 0 रिप्लेस करो या x को 2 रिप्लेस करो, 1 ही रहने वाला ना, तो 1, 1 आया। अभी क्लियर हुआ? बताओ फिर आगे चलेंगे हम। दीदी मेरा डाउट है, वो ये जो आप जो ये px इक्वल्स टू 1 और t1 की वैल्यू तो आपने मतलब वो ऑर्डर पहले बना दिया, इसके बाद ये 1 1 कैसे आए? वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है बार बार। मतलब ये p0 की जगह पे 1 कैसे रख दिया, वो समझ नहीं आया। अच्छा, यहाँ से देखो, Px 1 है, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है P0 की, x को 0 रिप्लेस करूंगी, ये तो था ही ऑलरेडी 1, चेंज ही नहीं हो सकता कुछ, सिंपल। ओके, x को 2 रिप्लेस करो तो ये 1। अभी क्लियर है गुरनीत आपको? तो मैम सेकंड वाली उसमें लाइन में P0 0 कैसे हो गया अगर Px इज इक्वल्स टू x है तो? अब Px इक्वल टू x है, पुट करो x इक्वल टू 0, ओके ओके ओके। P0 0 आ गया, बस x को रिप्लेस ही तो करना है। ठीक है, अब देखो T1 इज इक्वल्स टू 1, 1। पिछले वाले एग्जाम्पल 4 में भी कराया था ना, E1 E2 की फॉर्म में इसको लिख सकते हो, 1 इंटू E1 प्लस 1 इंटू E2 लिख सकते हैं इसको। मतलब हमारा टारगेट ये है कि हमारा ना जो बीटा बेसिस है उसके हम एलिमेंट्स पुट करेंगे इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, और उसे जो गामा बेसिस है उसके एलिमेंट्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो लिख रही हूँ मैं। ये क्या है? 1 इंटू 1, 0 प्लस 1 इंटू 0, 1। इसी तरीके से Tx वाले को भी लिख दो। Tx हमारा आया 0, 2, सो दिस विल बी 0 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2। अगर E1 E2 में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, 1 इंटू 1, 0 प्लस 1 इंटू 0, 1। E1 E2 तो हमारे वैसे तो यही होते हैं ना, 1, 0 और 0, 1 जो स्टैंडर्ड बेसिस है। यहाँ पे भी 0 इंटू 1, 0 प्लस 0 इंटू 0, 1। अब लिखेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस T ट्रांसफॉर्मेशन विद द बेसिस बीटा एंड गामा। अब वो कैसे लिखे जाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे 1 का कोफिशिएंट आएगा। 1 का कोफिशिएंट कैसे? इस 1 का, इस 1 के कोफिशिएंट देखो क्या है, 1 और 1 ही है ना। पहले कॉलम में 1 के कोफिशिएंट्स आएंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ 1। ये T1 कह लो इसे। T1 के जो भी यहाँ कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना, ये 1 और ये 1, ये आएगा। सेकेंड कॉलम में क्या आता है? कोफिशिएंट्स ऑफ x, जो कि हमें Tx से मिलने वाले हैं, वो है 0, 0। ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बन रही है
of this linear transformation T with respect to the bases beta and gamma. Clear हुआ? ये कैसे लिखा जा रहा है? यस मैम। ठीक है, Yes, अब सिमिलर दी मैनर में एक डाउट है तो बोलो। दीदी जो tx इज इक्वल टू 0 2 है तो उससे जब लीनियर कॉम्बिनेशन से बेसिस से लिखा है तो 0 इवन तो है ठीक, पर 2 e2 क्यों नहीं आया मतलब यहाँ पर? वो मैंने मिस्टेक करी, अच्छा बताया। कई बार ऐसे होता है कि माइंड में होता है बट यहाँ लिखते लिखते मिस्टेक हो जाती है। अच्छा वो बता दिया। अब बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बीटा स्टार हमने निकालना है, डुअल बेसिस निकालना है ना। F1 F2 and gamma star equal to G1 G2, this be the dual basis for beta and gamma respectively। ये मैंने लेट कर लिया, ठीक है। और शो मुझे वही करना है जो पिछले थ्योरम में है कि जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में बनाऊंगी टी ट्रांसपोज की with respect to the basis gamma star and beta star is equals to matrix representation of T with respect to the basis beta and gamma का ट्रांसपोज। इन दोनों का ट्रांसपोज मेरा इक्वल दिखाना टारगेट है, ठीक है। अब मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होने वाली है, तो इसको मैं लेट कर लेती हूँ कि ये कोई भी एक 2x2 मैट्रिक्स होगी, A B C D। इस बात में किसी को डाउट तो नहीं है? 2x2 ही मैट्रिक्स आएगी, एंट्रीज क्या होंगी ये नहीं पता, पर 2x2 होगी ये पता है। 3x3 तो वैसे भी नहीं हो सकती क्योंकि ये वाली भी तो 2x2 ही आई है, 2 ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमारा, वही सेम चीज, टी ट्रांसपोज भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, पिछले थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें मैं एलिमेंट किसका डालूंगी, गामा स्टार वाले बेसिस का। गामा स्टार वाले का क्या है, G1। तो टी ट्रांसपोज G1 इज इक्वल्स टू AF1 प्लस CF2। इस तरीके से मैंने लिख लिया। और टी ट्रांसपोज G2 इज इक्वल्स टू BF1 प्लस DF2। अब ये मैंने इस तरीके से सिर्फ इस रीजन से लिखा है कि ये जो टी ट्रांसपोज है ना लीनियर फंक्शनल टाइप का है, तो उसकी जैसे जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती थी ना, बस थोड़ा सा उससे थोड़ा सा रिलेट कर लो कि वैसे लिख रही हूँ मैं। बाकी क्योंकि ये इसका बस डिफाइन करने का तरीका है, इसे याद ही करना है, इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अब टी ट्रांसपोज G1, अब इसमें भी 1 अप्लाई करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अप्लाई करो टी ट्रांसपोज G1 1, यानी कि ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगा AF1 प्लस CF2 1। सो दिस इज AF1 1 प्लस CF2 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बिल्कुल, जो ये बीटा था 1, x यही था। अगर मैं ऐसे सोचूं कि ये x1 है और ये x2 है, ऐसे ही करते थे ना, बीटा जो बेसिस होता था उसे x1, x2 ले लेती थी मैं। और जो F1 और F2 हैं वो फंक्शनल्स हैं, क्लियर है ये सबको? फंक्शनल्स ही होते हैं ना F1 F2। यस तो सेट में ही आ जाएंगे उसके। हाँ, तो F1 1, जो ये 1 है ना वो x1 वाली एंट्री है, यानी कि F1 x1। और जो ये F1 होता है हमारा लीनियर फंक्शनल, वो क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि सबस्क्रिप्ट हमारे बराबर हो रहे हैं। बराबर हो रहे हैं क्योंकि ये इसका पहला एलिमेंट है x1, तो बराबर हो रहे हैं तो वैल्यू 1 आएगी। F1 1 की वैल्यू 1 है इस रीजन से। ये समझ आया सबको? सो दिस विल बी A इंटू 1 प्लस C इंटू, अगर समझ आया तो ये वाला बताओ कि क्या होगा। जी 0 ही हो जाएगा।
क्योंकि इसके सबस्क्रिप्ट्स मैच नहीं करेंगे। F21 इज इक्वल्स टू F2x1। क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन से सबस्क्रिप्ट मैच नहीं कर रहे तो ये 0 हो गया। बाकी बताओ सबको क्लियर है? ये एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, इसमें हमें F11 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जो ये 1, x है, बीटा जब इन जनरल लिखती थी x1, x2 लिखती थी ना, अब ये जो 1 है वो एक x1 वाली पहली एंट्री है, मतलब पहला हमारा एक एलिमेंट है इस बेसिस का, वो x1 है। 1 जो है वो x1 है ना, x1 इज इक्वल्स टू 1 है ना, तो वही लिख दिया मैंने कि F1 x1, और F1 जो होता है वो फंक्शनल है। तो क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन की वजह से जब सबस्क्रिप्ट मेरे इक्वल होते हैं तो वैल्यू 1 आती है। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट इक्वल नहीं थे तो वैल्यू 0 आई। अभी क्लियर हुआ? या ठीक है, तो ये ए आ गया। सिमिलर मैनर में मैं क्या करूँगी, इसको इक्वेशन 1 कह देती हूँ। टी ट्रांसपोज G2 अच्छा, एक और चीज़ करनी थी इसी के साथ, अगर इस तरीके से लिखूँ G1 1, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू हर हाल में निकालनी है, तभी ये मेरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बन पाएगी। तो टी ट्रांसपोज G1, अब इसमें जो डेफिनेशन बताई थी ना, टी ट्रांसपोज G इज इक्वल्स टू GT, अभी थ्योरम 2.25 में उसका यूज़ करेंगे। एक तो ये वाला डिफाइन करा, इसका यूज़ कर लिया, अब जो थ्योरम में यूज़ करा था वो भी यूज़ करना पड़ेगा, तो मेरी ए की वैल्यू मैं निकाल पाऊंगी। सो इट विल बी G1 T1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू G1, अब T1 क्या था ऊपर निकाला ना हमने, T1 हमारा आया था ये 1, 1, इसको पुट करते हैं। सो G1 1, 1, अब फिर से इसको मैं 1 इंटू E1 प्लस 1 इंटू E2 लिख सकती हूँ, जो स्टैंडर्ड बेसिस था R² का। G1 हमारा स्केलर है, और एक ही स्टेप में कर रही हूँ, अदरवाइज ब्रेक करके करोगे तो 2 स्टेप लिखने पड़ जाएंगे। 2 स्टेप कैसे बनते हैं वैसे, G1 1 इंटू E1 प्लस G2 1 इंटू E2, क्योंकि G1 यहाँ पे G1 हमारा लीनियर फंक्शनल है और फिर स्केलर है तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 इंटू G1 E1 प्लस 1 इंटू G1 E2, यहाँ पे भी G1 हमारे लीनियर फंक्शनल है, तो डेफिनेशन अप्लाई करो क्रोनेकर डेल्टा की, बताओ क्या आएगा। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 करेक्ट। अब इक्वेशन 1 और 2 से, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ए की क्या वैल्यू आ रही है, दोनों हमारा ये सेम ही है क्योंकि लेफ्ट साइड 1, ए इज 1। ठीक है, अब सिमिलर मैनर में हम क्या करते हैं, टी ट्रांसपोज G1 x, अभी मैंने टी ट्रांसपोज G1 1 लगाया था ना, अब टी ट्रांसपोज G1 x निकालूंगी, वो क्या होगा, A F1 प्लस C F2 x। सो दिस इज A F1 x प्लस C F2 x। अब जो ऑर्डर्ड बेसिस था बीटा 1, x, दिस इज x1, दिस इज x2, सो F1 x, अब जो x है वो x2 वाली है हमारी, तो F1 x2। F1 हमारा लीनियर फंक्शनल है, फिर से सबस्क्रिप्ट मैच नहीं कर रहे, तो क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन से 0 हो रहा है। F2x, ये क्या हो जाएगा, F2x2, सबस्क्रिप्ट इक्वल है तो 1, सो A इंटू 0 प्लस C इंटू 1, तो दिस इज C। एक ये इक्वेशन आएगी, और इसमें ही फिर से हम क्या करेंगे, T ट्रांसपोज G1 x, वो वाली डेफिनेशन जो थ्योरम 2.25 में बताई थी, T ट्रांसपोज G इज GT, इसको अप्लाई करूंगी। सो G1 TX, दिस इज इक्वल टू G1 TX हमने ऊपर निकाला था 0, 2 ना, हाँ 0, 2,
इसको भी लिख दो G1 0 इंटू E1 प्लस 2 इंटू E2, लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन लगा दो 0 इंटू G1 E1 प्लस 2 इंटू G1 E2। फिर से देखो सब्स्टिट्यूट कहाँ मैच कर रहे हैं कहाँ नहीं, यहाँ मैच कर रहे हैं यहाँ मैच नहीं कर रहे। सो 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, दिस इज 0। सो इक्वेशन 3 और 4 की हेल्प से C की वैल्यू हमारी 0 आ गई है। ठीक है, अब सिमिलर मैनर में AC निकल गया, BD भी निकाल सकते हो ना। अभी तक मैं G1 वाला यूज कर रही थी, अब G2 वाला यूज करके निकालना, निकाल लोगे ना B और D की वैल्यू इजीली। yes दी। ठीक है, सो फाइनली जब आप देखोगे तो हमारी D की वैल्यू 2 आने वाली है और B की वैल्यू 1 आएगी। ये होमवर्क है, चेक जरूर करना है कि कैसे। ठीक है, सो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे आ जाएगी, T ट्रांसपोज गामा स्टार बीटा स्टार। इसको क्या माना था मैंने, ABCD, वैल्यूज लिख दो। A आया था अभी मेरा 1 और C आया था मेरा 0, B आएगा 1, D आएगा 2। ठीक है, और ऊपर जब आप देखोगे ना अपना ये वाला ये हुआ, और मेरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस, एक सेकेंड रुको, बीटा गामा, ये मेरा आया था 1 0 1 2। और प्रूफ क्या करना होता है कि T ट्रांसपोज गामा स्टार बीटा स्टार इज इक्वल्स टू T बीटा गामा का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लोगे, इसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगी तो क्या होगा 1 0 1 2, इक्वली आ गया ना, क्लियर हो गया। हाँ जी, तो क्लियर हो गया। वो जो क्वेश्चन था वो इसी पे बेस था, क्वेश्चन थर्ड जो आपने करवाया था, अब वो हो जाएगा, मैं पढ़ी। अब हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। बाकी सबको क्लियर हो गया, पहले एग्जांपल एक बार बताओ। हाँ ठीक है, यस मैम। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम। डबल डुअल, या फिर इसको हम ये भी कह देते हैं कि सेकंड डुअल और बाय डुअल ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F। अच्छा, अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, अब तक अगर मेरा सिंपल वेक्टर स्पेस था उसको V से, डुअल स्पेस था तो V स्टार से, या फिर V कैप कह देती थी। अब यहाँ पे क्या कहना है, डबल डुअल है तो उसको कैसे डिनोट करूंगी, V डबल स्टार से या V डबल कैप से। अब इसको डिफाइन कैसे करूंगी, V डबल स्टार इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, या फिर लीनियर फंक्शनल्स कह लेते हैं, लीनियर फंक्शनल्स फ्रॉम V स्टार टू फील्ड F। ये डुअल स्पेस से फील्ड F पर जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो जो मैंने आज नोट करवाया था ना कि अगर डायमेंशन ऑफ V इज n देन डायमेंशन ऑफ डुअल स्पेस इज ऑल्सो n। यहाँ पे भी हम प्रूव करेंगे कि अगर डायमेंशन ऑफ V इज n देन डायमेंशन ऑफ डबल डुअल इज ऑल्सो n। दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस इसका मैंने वो थ्योरम बताया था कि कैसे होता है, याद है ना। ठीक है, और V स्टार की डायमेंशन हमारी V के डायमेंशन के इक्वल होती है, जो अभी मैंने
कुछ लोगों को अभी डेमो क्लास में बताया था, अभी जो ली थी हमने, और कुछ को परसों बताया था. Into dimension of f. So this is equal to dimension of v into 1. फील्ड की डायमेंशन 1, डायमेंशन ऑफ 1, डायमेंशन ऑफ v. ठीक है. अब हम ये देखते हैं कि डुअल स्पेस का एलिमेंट कैसा दिखेगा. लेट x belongs to v. वेक्टर स्पेस से मैंने एक एलिमेंट लिया. डिफाइन अ मैप x cap from v star to real numbers. x cap f is equals to fx for all f belongs to v star. तब हम कहेंगे कि x cap हमारा डबल डुअल में जा रहा है. ये डिफाइन है, इस तरीके से डिफाइन किया जाता है. ये याद ही रखना पड़ेगा कि x कैप हमारा मैप जाएगा डुअल स्पेस से रियल नंबर्स तक. अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना. v स्टार से मैं किस टाइप का एलिमेंट उठा सकती हूँ. लीनियर फंक्शनल्स का सेट है तो लीनियर फंक्शनल ही उठाना पड़ेगा. वो मैंने f उठा लिया. इज इक्वल टू fx. अब f एक लीनियर फंक्शनल है तो वो फील्ड पे मैप करेगा, यानी कि जो उसकी इमेज होगी वो पक्का कुछ ना कुछ स्केलर ही आएगी. तो देखो कोडोमेन हमारी रियल ही है तो fx लिख दिया. क्लियर हुआ. हाँ दीदी क्लियर है. ठीक है. अब नेक्स्ट लेमा. दीदी बस यहाँ पे तो डोमेन चेंज हो रहा है ना बार बार, कि बस कोड डोमेन सेम है हमारे पास जो भी है. मतलब अगर वी स्टार का निकालेंगे वो भी इसमें ही आर में तो आएगा ना. मतलब अगर वी स्टार से वी स्टार का अगर हम सेट बनाएंगे वेक्टर स्पेस वी से आर में तो वो भी आर में ही जाएगा. मतलब अगर उसका ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे. ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, फंक्शनल. फंक्शन, हाँ सॉरी फंक्शनल. हाँ वो मतलब वो भी आर में ही जाएगा. तो मतलब इसका मतलब यही तो है कि हम अपने डोमेन चेंज कर रहे हैं बार बार और जो हमारा कोड डोमेन है वो सेम हो रहा है. हाँ मतलब हम फंक्शनल्स में कोई फील्ड ले रहे हैं कोडोमेन. ओके. अब लेमा क्या है. v एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है एंड लेट x बिलोंग्स टू कैपिटल V. ठीक है. इफ x cap f is equals to 0 for all f belongs to v star, then we need to show that x is equals to 0. हमारा टारगेट है कि x इक्वल टू 0 मैं प्रूव कर पाऊँ. प्रूफ देखते हैं. शो करना है कि x इक्वल टू 0. कॉन्ट्रडिक्शन से इसे प्रूव करेंगे. इफ पॉसिबल सपोज दैट x इज नॉन ज़ीरो, जबकि x इक्वल टू 0 प्रूव करना है तो इसीलिए कॉन्ट्रडिक्शन आएगी अब हमारे पास. सो वी शैल शो दैट there is a f belongs to v star such that x cap f is not equal to 0. कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे ही ला पाएंगे ना कि जो कुछ भी गिवन होता है वो सेटिस्फाई ना करे तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है. मैं यही प्रूव करूंगी कि x cap f इज नॉट इक्वल टू 0, तो यही मेरी कॉन्ट्रडिक्शन आने वाली है. इसके लिए क्या करूंगी. बीटा मैं ऑर्डर्ड बेसिस लेती हूँ x1 x2 up to xn. this be an ordered basis of vector space V where x1 is equals to x. ये मैं लेट करके चल रही हूँ. लेट बीटा स्टार. अब डुअल बेसिस लेते हैं. f1 f2 so on till fn. अब ये क्लियर हो रहा है ना कि इस बीटा के अंदर भी n एलिमेंट्स हैं, बीटा स्टार में भी n एलिमेंट्स हैं. क्यों? क्योंकि डायमेंशन ऑफ v
और डायमेंशन ऑफ डुअल स्पेस इक्वल होती है। ये मैंने V स्टार का लिया, ठीक है। अब V स्टार का लिया तो किस तरीके से होता है, क्रोनेकर डेल्टा वाली डेफिनेशन, एफ आई एक्स जे इज इक्वल्स टू 1 if I is equals to j, 0 if I is not equal to j. Therefore, अब अगर मैं निकालू f1 x1 के लिए तो क्या आएगा, बताओ, f1 x1 क्या आएगा, ये तो 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। x1 को क्या मैं ले रही हूँ, x, f1 x is 1, ठीक है, बिकॉज x इज इक्वल्स टू x1। यहाँ से पता चलेगा कि f1 x तो मेरा नॉन जीरो आ गया, ठीक है। और मैंने डेफिनेशन देखो क्या करवाई है कि x कैप f इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, x कैप f1 इज नॉन जीरो, बिकॉज हमें पता है कि डेफिनेशन है x कैप f इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब यहाँ से लेट कर दो कि f इज इक्वल्स टू f1, क्योंकि दिया तो मुझे x कैप f था ना, वो तो फंक्शनल है, कोई भी फंक्शनल है तो उसको f इक्वल टू f1 कह दो, वो तो हमारे हाथ में कुछ भी कह सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज x कैप f इज नॉन जीरो। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, मुझे दिया हुआ था कि इक्वल टू जीरो है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। और वो क्यों आई, क्योंकि मैंने सपोज कर लिया कि x इज नॉन जीरो, ठीक है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन as x cap f is equals to 0, ये मुझे गिवन था। Therefore, our supposition x not equal to 0 is wrong. So, hence showed that x is equals to 0. ये थ्योरम क्लियर हो गई सबको? क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट वाली थ्योरम है वो काफी बड़ी है। दीदी एक मुझे एक वो अपना रिवीजन है, मतलब इसमें कुछ कहना था मुझे इस थ्योरम में कि इसमें जैसे लेट f इज इक्वल्स टू f1, अगर ये स्टेटमेंट ना लिख के कुछ और करना पड़े तो, मतलब ये तो हमने लेट कर लिया ना कि f इज इक्वल्स टू f1, पर अगर वो ना हुआ तो उसमें केस में तो ये हो ही नहीं था। ये तो मैंने अपनी मर्जी से इसलिए कर दिया, बस वो फंक्शनल सेम दिखाने के लिए। अब मुझे तो यहाँ f1 लेना पड़ रहा था क्रोनेकर डेल्टा के लिए ना, अगर f लेती तो मैं कुछ ना कर पाती यहाँ पे। अच्छा, जानबूझ के मैंने लिया क्योंकि मेरा ये देखो ऑर्डर्ड बेसिस में पहला जो एलिमेंट है वो f1 ही तो है, वो बस गिवन स्टेटमेंट से मैच करने के लिए मैंने f इक्वल टू f1 ले लिया। अगर स्किप कर दोगे तो भी कोई इशू नहीं है, स्किप कर सकते हो उसे, ओके मर्जी है, वो तो बस मैंने सेम दिखाने के लिए कह दिया। ओके। अब बस हमारा एक ही थ्योरम बचा है मेरे ख्याल से, एक थ्योरम और एक कोरोलरी, ठीक है, फिर ये सेक्शन पूरा हो जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं कुछ एक्सरसाइजेस से होमवर्क दे रही हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो एक बार आप लोग ट्राई करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर में भी तो नया क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है, तो पहले खुद से ट्राई करेंगे फिर मैं करवाऊंगी, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आप तीनों के पास तो रीडिंग्स होंगी ना, गुरनीत और जीविका और इशिता, रीडिंग्स होंगी ना आपके पास? मैम नोट्स हैं, रीडिंग्स तो नहीं है। चलो फिर मैं इस बुक की PDF भेज दूंगी आपको, ठीक है, उससे देख लिया करना कि कौन से बोल रहे हैं। क्वेश्चन 1 का
A B C D F और H। बस एक G पार्ट रह गया, वो वाला आप नेक्स्ट क्लास के बाद कर पाओगे क्योंकि वो एक थ्योरम कराना रह रहा है। फिर क्वेश्चन 2 कर सकते हैं, 3 हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 6th वाला भी हो जाएगा। 6th वाला वैसे ही है जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल 5 कराया था ना, वो T ट्रांसपोज वाला वैसे। क्वेश्चन 7 भी हो जाएगा। चलो इतने ही कर लो, काफ़ी है वैसे करने के लिए। बाकी के नेक्स्ट क्लास में मैं ही करवा दूंगी बाकी तो सारे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास कौन से आ गए थे? उत्सव ने 2022 का भेज दिया था और 2023 का मेरे पास इशिता ने भेजा था ना, हाँ जी। ठीक है। और मुझे 2 और मिले हैं, शायद 2017 का एक मिला है, एक 2013 का मिला है, वो भी ग्रुप में भेज दूंगी। मतलब साइड बाय साइड हम उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे, आप भी ट्राई करना, मैं भी सॉल्व करके उसे क्लास में डिस्कस करती रहूँगी, ठीक है। कोशिश ये करना कि पहले खुद से ट्राई करो क्योंकि मैं तो करवा ही दूंगी, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।